हेलो स्टूडेंट, मैं केशव सर प्लेटफॉर्म कोचिंग की ओर से। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन डिस्कशन किया था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्टिंग करना था। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। पेन ले लें आपका रेड। ओके। क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट m इज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या बोलते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक 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 फील्ड में होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हम लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, इस m, ये होता है करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया। ठीक है, ये जनरल में होता है करंट इनटू एरिया। तो यानी करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहां से क्या है कि जहां पर भी करंट है और आपका एरिया है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमारा क्या मिलता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अनुसार से हमारा ये प्रोडक्ट किसका है? एरिया इंटू करंट, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। तो मूवमेंट एक तरह से सिंपल समझिए कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें एक तरह से बहुत सारा क्या है, ये छोटा छोटा मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये इस तरह का रहता है, नॉर्थ साउथ, ये ऐसा ऐसा नॉर्थ साउथ, छोटा छोटा टीनी पार्टिकल जो है। अगर हम एक छोटा सा पार्ट भी ले लेते हैं मैग्नेट का, तो उसमें भी आपका दो पोल होगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अगर हमारा टोटल एरिया का अगर बोला जाता है कि मोमेंट हमारा कितना होना चाहिए, तो जो करंट है वो और जो एरिया हमारा होगा वो। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द मोमेंट। तो मोमेंट हमारा हो गया एरिया इंटू करंट। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटरनल फील्ड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 1280 पर एम्पियर पर मीटर एम्पियर टन एंड मॉलिक्यूलर फील्ड एक कांस्टेंट यानी ससेप्टिबिलिटी इज दिया है 0.1 यूनिट एंड द मैग्नेटाइजेशन इज दिस। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है हमारा, यहां से मैग्नेटाइजेशन दे दिया है 74 इतना, और अप्लाइड फील्ड हमारा दिया है इतना, और ससेप्टिबिलिटी दिया है इतना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या? फाइंड द इंटरनल फील्ड व्हेन द अप्लाइड फील्ड इज दिस। इसका ओ सॉरी। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इसमें इसका मान निकालते हैं, तो हमारा ये मान जो रहना चाहिए वो क्या होता है? तो इसके लिए जब हम फील्ड निकालते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है बी एच। अब चूंकि ये क्या है? एम्पियर टन पर मीटर, यानी ये दिया है एच, तो एच के लिए हम लेंगे, ये एच का पार्ट ले लेंगे, ये बी नहीं लिखना है, बी है फ्लक्स डेंसिटी। तो एच के लिए लेंगे तो हम लिखेंगे एच प्लस, ये है एक्स एम। ठीक है, ये क्या दिया है? मैग्नेटाइजेशन दिया है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया दिस इंटू इतना। ठीक है, तो हमारा यहां से एम्पियर टन दिया है, द एंड द मैग्नेटाइजेशन इज 74 इंटू इतना। ठीक है, तो ये हमारा होता है फील्ड का फाइंड करने का फॉर्म। तो ये है हमारा कितना? 12। ठीक है, और ये कितना दिया है? 12, और ये है 74, तो प्लस 0.1 इंटू, ये हमारा हो गया, ये अप्लाइड फील्ड दिया है, इंटरनल अप्लाइड फील्ड, ये अप्लाइड फील्ड है, और ये दिया है हमारा मैग्नेटाइजेशन की वजह से। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का, तो ये कितना हो रहा है? 74। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा? 12 प्लस 7.4 इंटू इतना, तो आ गया 19.4। आंसर इज
19.4, ठीक है। यानी आंसर इज डी। क्वेश्चन में करने का क्या है कि जब भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, जब भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जब तक इसमें कोई करंट आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब तक कि इसमें कोई करंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक इसके अंदर में एक ही मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यानी अगर इसमें, उस केस में हमारा बोला जाए तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यानी इस केस में अभी जो डोमेन है, डोमेन छोटे छोटे पार्ट होते हैं मैग्नेट के, जैसे सिंपल समझिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इस तरह का डोमेन है। लेकिन ये डोमेन तब होता है जब करंट आप इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही करंट इस पर अप्लाई होगा, तो करंट अप्लाई होने के बाद क्या होगा, इन सबों का डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है, ऐसा। ये एक तरह का डोमेन इस तरह से होता है जब आई इक्वल टू नॉट जीरो। तो जब सभी का डोमेन इस तरह से होता है तो हमारा क्या होता है कि इसके वजह से एक और मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है एक और, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है उसके अंदर में। तो नेट इंटेंसिटी अगर बोला जाए, तो नेट इंटेंसिटी जो होता है, एक तो होता है अप्लाइड, जो होगा अप्लाइड की वजह से फील्ड इंटेंसिटी इतना है। फिर इसके अंदर के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उसके वजह से जो लिखा जा रहा है वो लिख रहे हैं इतना, ठीक है। यानी टोटल अगर पूछा जाए फाइनल टोटल, तो क्या होगा, अप्लाइड प्लस इतना, ये होता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, तो ये हमारा क्या है, ये इसका मान दिया इतना, इसका मान दिया इतना, मैग्नेटाइजेशन की वजह से रख दीजिए। ये हमारा आ गया एम्पियर टर्न पर मीटर। तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या, ये फॉर्मूला याद रखिए कि जब मैग्नेटाइजेशन नहीं हो तो जो अप्लाइड फील्ड है वही हो गया उसका टोटल फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर हमारा अप्लाइड फील्ड है और मैग्नेटाइजेशन भी हो रहा है, तो नेट इंटेंसिटी जो बोला जाएगा, यानी नेट मैग्नेटाइजेशन फोर्स या नेट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दिस प्लस ससेबिलिटी इनटू दिस, ससेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल को शो करने के लिए किया जाता है। तो उस केस में हमारा मान कितना आ जाएगा, इतना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.4, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, मैग्नेटाइजेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन में हम क्या बोलते हैं कि ये सिंपली एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, तो ये एक्सप्रेशन किया जाता है हमारा, यहाँ पर दिया है एन है नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इन ए गिवन वॉल्यूम। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये मेजर ऑफ द डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, भी हो गया वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये जैसे आपका एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे डोमेन है, ठीक है, बहुत सारे डोमेन है, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे चुंबक का बोला जाएगा, छोटे छोटे चुंबक का जो पार्टिकल है वो सब अभी रेंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अप्लाइड फील्ड हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर में, कि जब अप्लाइड फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर में तब आपका ये सब कैसा हो जाना स्टार्ट होता है, इस तरह से। तो ये सब एक तरह का क्या बनाते हैं, एक तरह का डायपोल बना देते हैं। ये सब क्या है, डायपोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये एक डायपोल बना दिया। कितने डायपोल होंगे इसके वॉल्यूम में, तो हम मान लेते हैं अगर इसके अंदर में एन डायपोल है, एन डायपोल है, और m हो गया डायपोल मोमेंट, प्रत्येक का डायपोल मोमेंट कितना है, m। तो इसके अंदर में टोटल डायपोल मोमेंट कितना बनेगा, तो टोटल डायपोल मोमेंट बनेगा यहां से, टोटल डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा, n इंटू एम, ठीक है। तो n इंटू एम कितने में, ये एक वॉल्यूम टोटल कितना है v, ठीक है, वॉल्यूम कितना है v। तो मैग्नेटाइजेशन जो हम बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोला जाता है कि टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटाइजेशन है, इस पूरे वॉल्यूम में मैग्नेटाइजेशन है nm, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो nm बटे v, दैट इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, nm बटे v, ठीक है। तो nm बटे v, अब nm बटे v का मतलब देखिए, n तो नंबर है, नंबर, n क्या है, n है नंबर ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ मूवमेंट, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। m क्या होता है,
एम होता है आई इंटू ए, यानी करंट इंटू एरिया। तो इसका हमारा अगर यूनिट भी पूछा जाए तो फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब एन में हम लिखते हैं आई इंटू एरिया बटे भी, यानी और इंटू में कर दिए गुना एन। एन का कोई यूनिट नहीं है, अगर हम यूनिट रखें तो ये होता एम्पियर, ये होता मीटर स्क्वायर, ये होता मीटर क्यूब, ये से ये कट जाता, ये आता क्या, एम्पियर पर मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ एच। ये क्या है, यूनिट ऑफ एच। यानी मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग, मैग्नेटाइजेशन इज जस्ट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दैट इज द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि यूनिट दोनों का समान होता है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एरिया, ये रख दिए, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यहां से क्या आ रहा है, यूनिट ऑफ एच। तो मैग्नेटाइजेशन हमारा क्या होता है, एन एम बटे भी। तो एन एम बटे भी, आंसर इज दिस, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटाइजेशन, क्लियर है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है फाइंड द ससेबिलिटी व्हेन द क्यूरी कांस्टेंट इज 0.2 एंड द डिफरेंस, फाइंड द ससेबिलिटी व्हेन द क्यूरी कांस्टेंट कितना दिया है, 0.2, ठीक है, एंड द डिफरेंस इन द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द परमानेंट क्यूरी टेम्परेचर इज दिस। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि ये ससेबिलिटी जो हम लिखते हैं, ये लिखा जाता है सी बटे टी माइनस थीटा, ठीक है। सी क्या होता है, सी है क्यूरी कांस्टेंट, सी है आपका क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है, सी है क्यूरी कांस्टेंट। टी हो गया हमारा टेम्परेचर, और ये भी हमारा हो गया टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर का ये डिफरेंस रहता है। तो ससेप्टिबिलिटी जो हम निकालते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का, अकॉर्डिंग टू इसके आधार पर, क्यूरी कांस्टेंट सबका अलग अलग रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपना अलग अलग हो, तो उसके आधार पर हम ये फॉर्म से निकालते हैं। इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, ये है यूनिटलेस, ये क्या है, एक तरह से यूनिटलेस, ठीक है। तो हमारा ससेबिलिटी के लिए हमारा क्या है, तो इसके लिए हमारा लिखेंगे, ये क्या दिया हुआ है, सबसे कांस्टेंट दिया है 0.2, और आपका परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए डिफरेंस इन द क्रिटिकल टेम्परेचर, टी है क्रिटिकल, और मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का क्यूरी टेम्परेचर है इतना, तो दोनों का डिफरेंस दिया है 0.01। ये जीरो हटा दीजिए, यहाँ से ये हट गया, ये आ गया कितना, 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो क्यूरी यानी ससेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है आपका, ये क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर का क्यूरी कांस्टेंट बटे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस थीटा क्या है, परमानेंट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो टेम्परेचर है वो है आपका थीटा। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये झट से बनाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर इज बी, ठीक है, ठीक है, ये लिखा गया है द ससेबिलिटी इन द मैग्नेटिक मटेरियल एक्सएम बराबर इतना, वेयर सी इज द दिस, और ये इक्वल टू इतना और इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि ये होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ससेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन विच मटेरियल, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हमारा बोला जाता है क्या, ससेबिलिटी, ससेबिलिटी एक तरह से हमारा क्या होता है, ये ससेबिलिटी हाई होगा। ससेबिलिटी हाई होता है किसके लिए, ये हाई होता है यानी 10 टू द पावर 4 होता है किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक, ये है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और लो होता है किसके लिए, पारामैग्नेटिक के लिए, ये होता है पारामैग्नेटिक। और वेरी लो यानी वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, यानी लगभग में एक तरह से समझिए कि कुछ नहीं, निगेटिव। तो हमारा ससेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर इन विच मटेरियल, तो मटेरियल के टेम्परेचर पर से इंडिपेंडेंट होता है, वो किस में होता है, दैट इज द, यहाँ से आपका है वो है डायमैग्नेटिक, ठीक है। पारा के लिए कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन फेरो के लिए भी डिफरेंस होता है, लेकिन आपका डायमैग्नेटिक के लिए इसका डिफरेंस क्या होता है, वेरी नेग्लिजिबल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आप टेम्परेचर बढ़ाइए या टेम्परेचर घटाइए, डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेबिलिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आंसर इज सी।
क्वेश्चन है द फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर हैविंग करंट इतना एंड फ्लक्स डेंसिटी इतना एंड एंगल दिस। तो ये आपका इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड हो तो जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी, आई का मान हमारा दिया हुआ है, करंट है 8 एम्पियर, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी दिया है 3.75 यूनिट। तो हम रख देंगे, इसमें रख देंगे करंट आई, लेंथ है 12, तो 12 गुना 10 पर पावर -2 हो जाएगा। बी का मान है 3.75 फिर साइन 30 रख दीजिए, यहाँ से ये करने पर इतना। अब इसको अगर हम यहाँ से करें मल्टीप्लाई सब कर दें तो यह आएगा 12×8 = 96 गुना 10 पर पावर -2 गुना 3.75 गुना साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो 2 से कट गया, ये आ गया 48, 48 गुना 3.75 और गुना 10⁻², ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई सब करते हैं तो हमारा यहाँ से जो आंसर आना चाहिए 48 इंटू 3.75 इंटू दिस, तो ये लगभग में आ जा रहा है आपका, बता दे रहा हूँ, 48 इंटू 3.75 180, 180, तो ये आपका आ गया हमारा कितना, ये आ रहा है 180 इंटू 10⁻², जो बराबर हो जाएगा कितना 1.8। तो आंसर इज 1.8। कुछ करना नहीं था, फॉर्मूला बस अप्लाई करना था, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन एल और बी के बीच का, ठीक है। यानी अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, लेंथ इसका कितना है एल, अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स का मान क्या आता है, आई एल बी साइन थीटा, सबका मान दिया है रख दीजिए, थीटा हमारा दिया है वो कितना है इतना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि इस फोर्स का मान मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पर हो, 90 डिग्री पर, तो उस केस में हमारा फोर्स का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो आंसर इज डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टू कंडक्टर कैरिंग इक्वल करंट ऑफ 5 एम्पियर इतना इतना डिस्टेंस इतना इन एयर, यानी दो यहां से दिया हुआ है आई आई, दोनों में करंट क्या है आई आई, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका करंट दोनों का मान है 5 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए। तो हम यहां से पढ़े थे कि मैग्नेटिक सर्किट में जब जब दो डायरेक्शन वाला फोर्स रहता है तो उसमें क्या लिखते हैं, μ0/4 पाई टू I1 I2/d, ये होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ जब हम मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जब दो करंट I1 I2 हो तो इस तरह से हम लिखते हैं फोर्स का मान ऐसा। तो μ0/4 पाई टू I1 I/दिस। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है μ0/4 पाई, ठीक है, इसका मान हमारा कितना होता है 10⁻⁻7, क्योंकि μ0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, रखिएगा तो कट जाएगा, गुना 2 I1 I2 कितना है 5 5, तो ये लिखना है 5 गुना 5, ये 5 5 ही दो बार लिख दीजिए। डी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 1/5, यानी 20 सेंटीमीटर को मीटर में करिएगा तो ये होगा 1/5, ये 100 ऊपर कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा कितना, पचे 25, पचे 25, पचे 125, 125 दुना 250, तो 250 गुना इतना, तो 250 गुना 10⁻⁻7, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यह आ रहा है
250 गुना 10 पर पावर माइनस 7, एक जीरो खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 गुना 10 पर पावर माइनस 6। आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बस यूज करना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी। डी क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। I1 I2 दोनों मेंशन किया हुआ है। अब म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, सबका वैल्यू रख दिए, यहाँ पर आ गया। ये कैलकुलेशन कर लिए, बोल दिया है वो किस में लाना है, 10⁻⁻6 के ऑर्डर में होना चाहिए। ये ऑर्डर में है, तो ऑर्डर में है तो आंसर इज ए। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 6 सेमीटर कैरिंग ए करंट 3 एम्पियर इन दिस ऑर्डर में बताना है ऐसा। तो आपसे पूछ रहा है फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा एक कंडक्टर का जब हमारा ये लेंथ का कंडक्टर हो, ये सेपरेशन डिस्टेंस। तो इसके लिए हम यहां से क्या करते हैं, यहां से फाइंड करते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ के आधार पर, बायट सेवर्ट लॉ के आधार पर वो बोला गया था कि कोई भी कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर में जो फॉर्मूला है वो होता था क्या, म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता था इसके अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ जब हम एक कंडक्टर का निकालते हैं स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, म्यू नोट बटे 4 पाई इंटू 2I बटे डी, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो 2I/d। अब हमारा करंट दिया है यहाँ से 3 एम्पियर, डी आपका लेना है 6 मीटर। तो इसमें अगर हम ये मान रखते हैं, इसका मान तो आता है 10⁻⁷, ये रख दिए इतना, क्योंकि म्यू नोट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा 10⁻⁻। 2I का मान हो गया कितना, 3 रख दिए। डी का मान कितना दिया है, डी का मान आपका दिया है 6 मीटर, 6 रख दिए। ये से ये कट गया, आ गया हमारा 1 गुना 10 पर पावर -7। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग में ऑर्डर में हमारा क्या होना चाहिए, इस ऑर्डर में 1 गुना 10 पर पावर -7। आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आता है 9। 30 फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when the velocity of the this, और ये फ्लक्स डेंसिटी दिया है इतना। ठीक है, तो हम पढ़े थे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये होता है सम ऑफ द फोर्स। लॉरेंज फोर्स हमारा क्या है, लॉरेंज फोर्स हमारा होता है, ये जो फोर्स है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या लिखते हैं, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखते हैं, Q इंटू भी क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम ILB के भी फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बोलते हैं कि आपका अगर ये वैल्यू जीरो हो, अगर ये वैल्यू जीरो हो, तो हमारा क्यू ई बराबर हो जाता है क्या, Q इंटू भी क्रॉस बी के। ठीक है, यानी लेकिन माइनस में मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता, मैग्नीट्यूड में क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड लेने पर हमारा क्या आएगा, ई बराबर आ जाएगा भी क्रॉस बी। ठीक है, ये होता मैग्नीट्यूड। तो भी क्रॉस बी, अगर हमारा भी और बी मैक्सिमम लें तो भी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, भी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा यानी ये 90 डिग्री पर हो, तो बोला है फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी इतना, इसमें जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि साइन जीरो तो नहीं हो सकता है, यानी ये मैक्सिमम लेना है, यानी भी बी। अब वेलोसिटी कितना दिया है, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी कितना है 8.75, तो कर देंगे 12 गुना 8.75। ये कर दें तो ये कितना होगा, 12×5 = 60, 12×7 = 84, 6 90 के जीरो, 12×8 = 96, और 96 96 और 9 9×6 = 15, 105.00। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 105.00। ठीक है, तो आपको अगर सर्किट में वेलोसिटी दे दे
फ्लक्स डेंसिटी दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला कैसे करेंगे? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या था? सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का सम को ही बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। दैट मीन्स क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा ये, इसको इधर कर दें, अगर ये जीरो हो रहा हो सर्किट में, नेट लॉरेंज फोर्स जीरो होता है कब? जब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए नेट मैग्नेटिक फोर्स के। तो ये करके जीरो कर देंगे। यहां से ई बराबर क्या आता है? भी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान मैक्सिमम ये करके ले रहे हैं इतना। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है बार मैग्नेट 0.7 मीटर का स्लाइड है अलोंग मेटल रेल्स एट स्पीड इतना। ठीक है, लेंथ पता है इतना है। आर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला प्रिंटिंग। कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ, तो इसके लिए हमारा मोशनल ईएमएफ जो हमारा लिखते हैं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। देखिए मोशनल ईएमएफ के लिए अभी हम पढ़े कि ई बराबर क्या होता है? भी क्रॉस बी। अब ई जो है, भी है हमारा वेलोसिटी, ये है क्या? वेलोसिटी। अब इंटेंसिटी को हम लिखते थे भी बाय एल, यानी पोटेंशियल वोल्टेज बटे लेंथ। वोल्टेज बटे लेंथ यानी एक तरह से बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बटे लेंथ। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर चेंज करें तो ये लिख देंगे क्या? भी बटे एल बराबर ये होगा क्या? वेलोसिटी गुना फ्लक्स डेंसिटी। अब भी निकालना है तो भी बराबर हम कर दिए एल इंटू वेलोसिटी और इंटू फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए लेंथ हमारा ये हो गया फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ, इसी को हम बोलते हैं मोशनल मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि जब भी कोई कंडक्टर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हो, जब भी कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये एल लेंथ का कंडक्टर हो, अगर ये भी वेलोसिटी से मूव करता हो एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर में एक वोल्टेज डेवलप होता है, दैट इज द मोशनल ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? एल इंटू वेलोसिटी इंटू बी। तो एल हमारा दिया हुआ है 0.7, ठीक है, गुना वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, गुना टेस्ला फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है? ये है 20। तो ये करने पड़ेगा 20 मतलब 1.4। ठीक है, यानी 14, ओ 14 आ जाएगा ना, 14, यानी ये आ जाएगा कितना? 14। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14। आंसर इज सी। तो एक मोशनल ईएमएफ को निकालना अगर है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? एल भी बी। एल हो गया लेंथ, भी हो गया वेलोसिटी, बी हो गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बिल्कुल सिंपल, मजा आया होगा जरूर इसमें। ओके, आते हैं नेक्स्ट। क्या दिया है? गिवन टू कपल इंडक्टर L1 L2 देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस M सेटिस्फाई दिस। ठीक है, देखिए अब इसके लिए पहले आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या बोलते हैं कि जब भी दो कॉइल हो और बहुत वो क्लोज रखा जाए एक दूसरे से, ताकि इसमें करंट अगर दें तो इसके करंट की वजह से इसके अंदर में एक आता है सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका फ्लक्स जब इसमें आना स्टार्ट हो जाए तो इस फ्लक्स की वजह से भी इसके अंदर में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है इस कॉइल के अंदर में। तो हमारा क्या होगा कि ये कॉइल में करंट तो नहीं दिए लेकिन फ्लक्स इसका लिंक कर गया इससे, जिससे कि एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आ जाता है और इसके वजह से इसके अंदर में एक आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये देखा जाएगा कि ये फ्लक्स कितना परसेंट इसमें आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है कपलिंग करना। अगर दो कॉइल 100% कपल है, इसका मतलब है कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 में चला जाता है पूरा का पूरा, तो बोला जाता है 100% कपलिंग। तो इसको हम लिखते हैं के बराबर फॉर्मूला के अनुसार से, इस कॉइल का अगर इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, तो ये लिखा जाता है L1 L2। ये है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कपलिंग, कपलिंग कोएफिशिएंट, कपलिंग कोएफिशिएंट। ठीक है,
कपलिंग कोफिशिएंट। तो इसका मान अगर 1 है, इसका मान के का मान अगर 1 होता है, इसका मतलब है 100% कपलिंग। इसका मान है कि अगर के बराबर 1 है तो इसका मतलब है 100% कपलिंग, 100% कपलिंग। के का मान अगर 0.5 है तो बोला जाता है टाइटली कपल। क्या बोला जाएगा? टाइटली कपल। और के का मान अगर 0.5 से कम है तो इसको बोला जाता है लूजली कपल। ठीक है, लूजली कपल। कि कभी कभार इस कपलिंग कोफिशिएंट का मान भी पूछ देता है, एसएससी में पूछा गया है कि कपलिंग कोफिशिएंट फॉर द टाइटली कपल के लिए क्या होना चाहिए? 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 0.5 के बराबर या 0.5 से ज्यादा हो तो टाइटली कपल। अगर 1 है तो 100% कपल है, और के का वैल्यू 0.5 से लेस है तो 0 मतलब लेस कपल, लेस कपलिंग, यानी लूजली कपल, यानी काफी ढीला से हुआ से यहाँ से काफी सारा लीक हो रहा है फ्लक्स। तो इसके लिए हमारा क्या होगा कि इसमें अगर के का मान 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 रखने पर ये रूट अंडर L1 L2 बराबर हो जाएगा m के। तो इसके अनुसार से हमारा देखिए m बराबर रूट अंडर दिस, ये वाला पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या बोल सकते हैं कि m का मान, इसका मान मैक्सिमम कितना होता है? 1। इसका मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी इस केस में ये 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से इस पूरा पार्ट में इस पूरा का मान जो होगा, यानी इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर k का वैल्यू 1 है तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं m बटे रूट अंडर L1 L2। ठीक है, यानी इस m बराबर हमारा लिख सकते हैं L1 L2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान हमारा बराबर हो सकता है, या इस के का मान 1 या 1 से क्या होता है? छोटा ही रहेगा ना। इस के का मान जो बोलेंगे ये वैल्यू जो है 1 या 1 से हमेशा छोटा रहता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये बराबर होगा तो इतना होता, लेकिन 1 से छोटा होता, यानी m बटे रूट अंडर L1 L2 बराबर या बराबर हो सकता था के का। तो के का मान, यानी के का मान कितना होता है? 1 से वो कम, यानी m बटे रूट अंडर L1 L2 बराबर या इससे होता 1 से। तो अगर ये उसको उधर कर दें तो हम बोल सकते हैं m लेस देन इक्वल टू हो सकता था L1 L2 का। ठीक है, तो इसमें देख लें m लेस हो सकता था या इक्वल हो सकता था L1 L2 का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा कम होगा या बराबर हो सकता है रूट अंडर L1 L2 का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कपलिंग कोफिशिएंट का मान 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो काफी पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, टू कपल्स कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 60 मिलियन एंड इतना डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरकनेक्शन, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन। ठीक है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस तब आएगा जब भी दो कॉइल का, एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक करता हो। ठीक है, यानी अब यहां पर ये है टर्म कि इंडक्टेंस जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, उसका मान तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर पहला कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? कोई म्यूचुअल फ्लक्स नहीं होगा, यानी कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक कॉइल यहां पर रखें, दूसरा कॉइल यहां पर है, इस कॉइल में करंट देने से इस कॉइल में कोई कुछ पार्ट हो ही नहीं रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका क्या है? जीरो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है? तो पोलैरिटी हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट। देखिए अब ये डॉट प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं कि ये इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2। अगर हमारा ये करंट है I, अब यहां पर इस कॉइल का पोलैरिटी पता करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लेते हैं डॉट। अगर ये इन दोनों के बीच में इसका कॉइल इससे फ्लग लिंक कर रहा है, इसका कॉइल इससे लिंक कर रहा है, इसका मान लीजिए दोनों का यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल के बीच में क्या हो रहा है? एम। तो अगर हमारा करंट इस डॉट से इन करता है और इस डॉट से भी यहां पर से क्या करेगा? इन करेगा। तो अगर दोनों डॉट से करंट इन करे तो उस केस में
L1 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, L1 डैश। L1 डैश का मान कितना होगा, L1 प्लस एम। यानी उस केस में L1 का मान कितना लेंगे, L1 प्लस एम। जब दोनों डॉट से करंट इन करता हो या जब दोनों डॉट से करंट एग्जिट होता हो। इफ द करंट इंटर और एग्जिट फ्रॉम बोथ द डॉट कनेक्शन, ये दोनों डॉट कनेक्शन से या तो इन करे या तो आउट हो, तो हम बोलेंगे उस केस में इस L1 का मान लिखेंगे L1 डैश और L2 डैश का भी मान लिखेंगे L2 प्लस एम। ठीक है। अब दोनों यानी तो टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 डैश प्लस L2 डैश। यानी ये होगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। यानी जब दोनों डॉट से करंट क्या करें, आई इंटर और एग्जिट एट बोथ ऑफ द डॉट, एट बोथ ऑफ द डॉट्स। अगर दोनों डॉट्स से करंट या तो इंटर करे या तो करंट एग्जिट हो। ठीक है। दोनों डॉट से एग्जिट का मतलब क्या समझते हैं, एग्जिट का मतलब ये कि अगर यहां से ये यहां से एग्जिट हो रहा है, यहां से एग्जिट हो रहा है, उस केस में भी L1 डैश लिखते इतना और L2 डैश लिखते इतना। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस उस केस में क्या होता है, बढ़ा देता है। किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो दो इंडक्टेंस सीरीज में हो तो L1 प्लस L2। अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो L1 डैश हो जाएगा और ये भी L1। अगर आपका ये क्वेश्चन में बोल देता कि एक सर्कल में देखे कि L1 डैश हमारा कितना हो जाएगा, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से रहता है तो L1 डैश हमारा इतना होता है, इतना। दोनों को सम करते तो इतना। तो पहला जो टोटल इक्विवेलेंट दिया है तो वो हमारा है 16, यानी इतना। और दूसरा में दिया है कितना, 8 मिली। 8 मिली तब होगा जब हमारा एक डॉट से करंट इन करता हो और दूसरा डॉट से करंट एग्जिट होता हो, तभी ऐसा होता है। यानी उस केस में L1 डैश L2 डैश का मान चेंज हो जाएगा। यानी इसके लिए हम बोले कि एक डॉट से करंट इन करता हो और एक डॉट से करंट एग्जिट होता हो, तो उस केस में ये आई, ये L1, ये L2, इस केस में हमारा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो L1 डैश हमारा कितना हो जाएगा, L1 माइनस एम। L2 डैश कितना हो जाएगा, L2 माइनस एम। दोनों इस केस में अगर दोनों एक डॉट से इन कर रहा है, देखिए अब दूसरा डॉट से क्या हो रहा है, करंट एग्जिट होता है। इस केस में L1 डैश घट जाएगा, L2 डैश भी घट जाएगा और टोटल इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये दूसरा केस है जब हमारा एक डॉट से करंट इंटर, एक डॉट से करंट एग्जिट होता है, तो ये बोला जाता है इंटर कनेक्शन करते हैं। तो अगर सही इंटर कनेक्शन करेंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा कब, जब दोनों डॉट से करंट इन करे या जब दोनों डॉट से करंट एग्जिट हो। उस केस में टोटल इंडक्टेंस लिखेंगे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से L1 प्लस L2 प्लस 2m। अब एक डॉट से इन करता हो, एक डॉट से आउट होता हो, तो लिखेंगे इतना प्लस इतना। तो अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि कनेक्टेड इन सीरीज हैव टोटल इंडक्टेंस दिया है 16 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी। इसका मतलब 16 कब हो सकता है, इस केस में। 8 कब हो सकता है, जब हमारा लेंगे ये वाला केस, ये वाला। तो अब इसके लिए हमारा लिखेंगे कि दो, उससे हमको निकालना क्या है, एम का मान। तो पहला केस है 16, 16 में लिखना है L1 प्लस L2 प्लस 2m। दूसरा केस है 8, इसमें लिखना है L1 प्लस L2 माइनस 2m। हमको निकालना है क्या, m। तो माइनस कर दीजिए, ये से ये खत्म हो गया, ये आ गया यहाँ से प्लस, तो दो दो हो गया 4m। ये हो गया 16 में से 8 गया 8, तो 8 बराबर 4m। तो m बराबर कितना आ गया, 8/4, यानी आ गया 200। तो आंसर क्या आ गया इसका, 200। तो ऑप्शन में है 200, 200 है। ठीक है। यानी ये पार्ट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन रखता है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, डॉट कनेक्शन से इस तरह से आपको करना है। अब आता है फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, L1 दिया है इतना, L2 दिया है इतना, M का मान दिया है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अभी बताए थे डॉट का प्रोडक्ट, कि इस डॉट से करंट क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इस डॉट से क्या कर रहा है, करंट एग्जिट हो रहा है। तो इसके लिए हमारा एक डॉट से इन करे, एक डॉट से एग्जिट हो, तो टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, L1 प्लस L2 माइनस 2m। यानी L1 कितना है 4,
L2 है 8 माइनस 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2, तो 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म, बच गया कितना 8। आंसर क्या हो जाएगा इसका 8, कुछ नहीं था। तो इसमें बस ये था कि ये डॉट से इन कर रहा है, ये डॉट से आउट कर रहा है, इसका यानी ये फेज ऑपोजिशन वाला है। यानी फेज ऑपोजिशन का मतलब है इसमें फ्लक्स ऐसा होगा, लेकिन इसमें फ्लक्स क्या होता है ऐसा, जिससे कि ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करता है और उसके वजह से नेट इंडक्टेंस का मान घट जाता है। ठीक है, तो आंसर इज सी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा वही फॉर्मूला बेस्ट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब इसमें यहां से क्या रहता है कि ये दोनों डॉट से करंट हम क्या देख रहे हैं, इन कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, इन कर रहा है। तो इसके लिए हमारा अगर इक्वेशन लिखते V1, तो V1 हमारा जब हम इन करते तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दिया M। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर पहला इसके क्रॉस पहले इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या लिखते हैं, लेंस लॉ से L डी आई बाई डी टी। अगर हमको इसके क्रॉस लिखना होगा तो लिखते L1 डी आई वन बटे डी टी। ठीक है, अब अब हमको पता है कि जब दोनों डॉट से करंट इन करे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान क्या आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एडिशन में आएगा। एल के साथ में क्या आएगा, ऐड करके होगा ना वो, तो ऐड करके आएगा, तो ये होगा ऐड करके। लेकिन अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस ये जो आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, इसके अपने करंट की वजह से, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है। लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ रहा है वो इसके I2 करंट की वजह से आ रहा है। I2 होगा तो I2 की वजह से इसमें कितना आपका ईएमएफ एक्स्ट्रा इसके अंदर में सेटअप होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा डी आई टू बटे डी टी। क्लियर है, तो हमारा V1 होना चाहिए था ऐसा। उसी तरह से V2 अगर हम लिखते तो क्या लिखते, इसके V2 में इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से पहले क्या था L2 डी आई टू बटे डी टू प्लस, ये तो पहले क्लियर होता। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जब भी लिखते हैं सेल्फ इंड्यूस सीएमएफ, उस कॉइल का इंडक्टेंस और उसमें जो करंट जा रहा है उसका डी आई बाई डी टी। क्लियर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखेंगे, अब चूंकि दोनों डॉट देख लेंगे, दोनों डॉट में करंट इन कर रहा है यानी प्लस में आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा प्लस में। लेकिन अब चूंकि इस कॉइल में हमारा जो फ्लक्स होगा वो इस करंट की वजह से जो फ्लक्स इस कॉइल में लिंक कर रहा है, उसके लिंक करने की वजह से ही म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। तो हमारा इस केस में इसमें जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा करंट लेना होगा, डी आई वन बटे डी टी। तो ऑप्शन ये देख लेंगे, इसमें दिया है वी एल वन दिस, ये वाला सही है। V2 दिया है L2, यहाँ पर एक्चुअल में छूट गया, ये 2 होना चाहिए था M, और ये M डी आई वन बटे डी टू। आंसर है इसका ए वाला सही, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें अगर देखें तो इसमें सब में डी आई वन ही दे दिया है। इसमें देखें, इसमें L2 टू इंटू डी आई वन दे दिया, ये गलती है पहले से ही। L2 के साथ डी आई टू होना चाहिए था। इसमें L1 के साथ तो दिया है इतना और M के साथ दिया है इतना, इसमें भी दोनों में I1 नहीं, एक में I1 लेना है तो दूसरा में I2 लेना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसमें I1 है इसमें I2 होगा। अगर इसमें L1 L2 के साथ I2 वाला वो पार्ट रहता है तो दूसरा I1 होगा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो ये है कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर हमको नेट वोल्टेज लिखना होता है टर्मिनल का, तो ये वोल्टेज लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऐसा। अगर मान लीजिए ये डॉट इधर रहता तो ये माइनस कर देते, बस सिंपल सा। अगर ये डॉट यहाँ पर ना लाके यहाँ लगा देता तो एक डॉट से करंट इन कर रहा है, एक डॉट से करंट आउट होता, तो उस केस में हमारा यहाँ पर जहाँ M है, M के जगह चेंज कर देते माइनस एम, और कुछ चेंज नहीं करना था। ठीक है, तो डॉट अलग करेगा तो आंसर ये रहेगा चेंज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो I1 बराबर इतना, I2 बराबर 0। I2 का मान 0 बोल दिया है, ये हमारा दिया है 2 हेनरी। ठीक है, ये है 1 हेनरी, तो ये क्या है M, ये क्या है L, ये क्या है L2। I2 हमारा क्या बोल दिया है 0, तो हमको इसमें पता करना है M का मान हमारा कितना दिया 1 हेनरी। तो हम पढ़े थे V1, अभी पढ़े थे V1 बराबर लिखे थे L1 डी आई वन बटे डी टी प्लस M डी आई टू बटे
dt। तो आपसे पूछा गया है फॉर द सर्किट V1, V1 पूछा है तो V1 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। L1 कितना दिया है 2 गुना I1, I1 क्या है ये। अब इस I1 का di1, di1 का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 4 sin 2t, 4 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, sin 2t का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है, साइन का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin 2 cos 2t। तो हमारा ये क्या होगा 4 तो बाहर रख दीजिए, sin 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2t प्लस m का मान हमारा दिया है 1। अब दिए I2 का मान बोला है 0 लेने के लिए, तो I इंटू 0 हो गया। तो हमारा ये क्या होगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 cos 2t, 16 cos 2t आंसर है किसमें 16 cos 2t। तो कुछ करना नहीं था, L1 di1 बटे dt प्लस m di2 बटे dt। di2 जीरो हो जाएगा क्योंकि उसका मान 0 दिया हुआ है। I1 का डिफरेंशिएशन sin 2t है तो sin 2t का डिफरेंशिएशन होता है cos 2t इंटू 2, क्योंकि जो t के साथ कोफिशियंट होता है वो दो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे साइन का cos 2t। आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ I1 बराबर इतना, I2 बराबर इतना, तो V1 बराबर क्या होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन वही चीज है, बस चेंज कर दिया यहाँ से ऐसा। अब हमारा यहाँ से ये फिर से लिखेंगे कि V1 L1 di1 बटे dt प्लस m di2 बटे dt। हमको तो पूछा है V1, तो ये वाला करने के लिए तो I2 तो जीरो है, यानी ये पार्ट तो हमारा जीरो हो गया। अब ये बचा हमारा L1, L1 क्या है 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका करना है 3 cos t, तो 3 तो बाहर निकाल दीजिए, cos t का cos 4t का डिफ्रेंसिएशन होता है -4 गुना cos का होता है sin 4t, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। माइनस लगा दिया आगे क्योंकि अब 4 आगे आएगा, 4 आगे निकल जाएगा इससे क्योंकि कोफिशिएंट में टी है। तो 4 तीय 12 दूना 24, तो -24 साइन 4t, -24 साइन 4t। तो आंसर इज ए, -sin 4t। हमको V2 निकालने से कोई जरूरत नहीं बोला है, तो V1 निकालने के लिए बोला है, तो V1 निकाल के आंसर हो जाए। कुछ नहीं, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अगर I2 का मान देता तो I2 को अभी डिफ्रेंसिएशन करके जो आता वो हम मैच कर लेते हैं आंसर में। ठीक है, आंसर इज दिस। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू बोला जाएगा। ठीक है, पहला दिया है मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ओनली ए मूविंग चार्ज, ये तो फिक्स है, जब भी चार्ज मोशन में होता है तभी आपका एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बोथ ऑफ द स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज, ठीक है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है स्टेशनरी चार्ज सबकी वजह से भी एंड मूविंग चार्ज सबकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेटअप हो जाता है। तो हमारा यहाँ से फिर दिया है मैग्नेटिक फील्ड एग्जस्ट फोर्स ओनली चार्ज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमारा ये और ये तो सही है, तो हम क्या बोलेंगे बोथ ए एंड बी करेक्ट। यानी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अप्लाई होता है किस पर, जब भी चार्ज मोशन में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होता है, स्टेशनरी की वजह से भी और जब चार्ज मोशन में भी चलने लगता है तब भी। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द दिस। तो अगर एक करंट है आई, तो इसके लिए हमारा जो हम यूज करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो ये दिखाता है थंब शो द करंट का डायरेक्शन, आई डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। और ये जो है फोल्डिंग फिंगर, ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जैसे ये करंट जा रहा है इसमें, तो इसमें हम ऐसे रख दिए करंट का डायरेक्शन, करंट रख दिए ऐसे। अब फोल्डिंग फिंगर घुमाइए, ऐसे घुमा दिए, तो ऐसे घुमाने पर कैसा फील्ड होगा, ऐसा ही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल कौन सा यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड नहीं लेना है आपको, लेना है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो आंसर इज बी, राइट हैंड थंब रूल।
The relation between the direction of current and the direction of magnetic field is same. The relation of between the direction of current and the direction of magnetic field is same. डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन और दिस। तो इसमें देखिए यहां से क्या करने का मतलब है कि आपका यहां से जैसे जैसे ये आपका एक करंट है, तो ये डॉट दिखा दिए, ये कौन सा है, करंट। तो करंट हमारा क्या हो रहा है, करंट इसका मतलब ऐसा आ रहा है, एक कंडक्टर में ऐसे करंट आ रहा है। अब इस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाते, ऐसे ऐसे लगाते, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोल्डिंग फिंगर घुमा दिए, ये फोल्डिंग फिंगर घुमाने पर ऐसा घूमेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसके आधार पर ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखिए तो 90 डिग्री। ये है ना, प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। तो आई एंड बी आर एट 90 डिग्री। आई एंड बी कितना एंगल पर रहता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर दिखाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में हमारा मिलता है। ठीक है, एक तरह से ये समझिए। तो आई एंड बी आर एट 90 डिग्री, तो हमारा आंसर ही सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारा क्या होता है कि ये समझिए, ये है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड में हमारा क्या होता है, ये होता है, ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स, सॉरी, इंडेक्स। तो इंडेक्स जो हमारा है, इंडेक्स हमारा क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है करंट, सॉरी, ये जो है, ये जो फिंगर होता है, ये वाला पार्ट कर लीजिए, ये इसको ऐसे करना रहता है। ये हो गया हमारा, ये जो फिंगर होगा ये ये हमारा होता करंट का। और ये जो होता, यहां से मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन आपका सेटअप हो गया, तो ये जो दिखाएगा आपका, ये हो गया फोर्स का। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb show the direction of magnetic force. So this is the law of magnet Fleming left hand rule, जो हम यूज करते हैं डीसी मोटर में फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये सब क्वेश्चन में हमारा यहां से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द इंडेक्स फिंगर हमारा क्या शो करता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर इज ए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50, और यहां पर ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इसमें और भी मजा आएगा। इसमें एक्चुअली ज्यादातर तो थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप लोग भी थोड़ा सा डिस्कस करके रहेंगे तो बेस्ट होगा। तो हम आएंगे नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होंगे और मैक्सिमम रहेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिमिलर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हम लोग मिलते हैं जल्द ही। मैं केशव सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग की ओर से आप सबों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।